वेलकम डियर स्टूडेंट, एसओ में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे हम और हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, 1 मिनट के लिए उसके बारे में रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि पिछले वीडियो के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता लगे। ठीक है, तो जो पार्ट 3 है दिल्ली के सुल्तान, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने सैनिक अभियान के माध्यम से अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया और नए नए इलाकों को जीता, नए प्रदेशों को जीता। वहाँ पर सूबेदार नियुक्त किए, इक़्तिदार नियुक्त किए, उनको मुफ्ती भी कहते थे, जिनका जो प्रमुख कार्य है कि वहाँ के प्रदेशों में कर वसूलना किसानों से और शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था चालू करना। तो अपने बात कर रहे थे इक़्तिदार के बारे में, जिनको मुफ्ती भी कहते थे। ठीक है, ये वे अधिकारी होते थे जो किसी भी प्रदेश पर वहाँ पर मुकदमे पर किसी भी मुकदमे पर फैसला सुनाना या वहाँ पर कानून व्यवस्था चलाना। तो इनका जो कार्य है वो है प्रदेश पर, किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था चलाना। ठीक है, तो इक़्तिदार या मुफ्ती का मतलब समझ आ गया कि वे लोग होते थे जो किसी प्रदेश पर कानून व्यवस्था चलाने का काम करते थे। उस प्रदेश में अगर कोई दिक्कत है, कोई मुकदमा है तो उसका फैसला सुनाना, वहाँ पर कर वसूलने का भी काम था इनका, कर वसूलने का काम। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये जिस प्रदेश के अंदर ये काम कर रहे थे कर वसूलने का, कानून व्यवस्था लागू करने का, तो उन पर नियंत्रण रखने के लिए लेखा अधिकारी रखते थे, लेखा परीक्षक अधिकारी, जिनका ये काम था कि कहीं इक़्तिदार, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इक़्तिदार हैं जिस प्रदेश में इनको लगाया है, इनको नियुक्त किया गया है और वो वहाँ पर ज़्यादा कर ले रहे हैं, सैनिकों को जितना वेतन दे रहे हैं उनसे कम दे रहे हैं, या कानून व्यवस्था सही ढंग से चल रही है या नहीं, इनका देख रेख करते थे ये अधिकारी लोग। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्था चल रही थी, ये हमने पढ़ लिया था। धीरे धीरे दूर के इलाकों में भी तो साम्राज्य फैल गया था। जिन जगहों पर साम्राज्य फैल गया था वहाँ के सामंतों को और वहाँ के जो भूस्वामी लोग हैं उनको झुकना पड़ा दरअसल, क्योंकि उनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी, उनके पास सैनिक शक्ति भी थी। तो इन्होंने जिस जगहों पर, जिस शहरों के अंदर इन्होंने अपना अधिकार किया है, वहाँ के लोगों को दरअसल उन्होंने झुकाया। जो लोग थे वो कौन से लोग थे, तो जो भूस्वामी हैं, जो अमीर लोग हैं, और जो ज़मींदार लोग हैं, उन सभी को इन सुल्तानों के आगे झुकना पड़ा। उनको सत्ता के अंदर में रहने के लिए बाध्य किया गया। और अब ऐसा हुआ कि जिस प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी का या और किसी भी शासक का अधिकार हो गया, तो वहाँ पर कर निर्धारण करने का जो फैसला है वो इनके हाथ में आ गया। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जिन जगहों पर अधिकार किया है उन जगहों पर वहाँ के सामंतों को अपने अंडर में झुकाया, सत्ता के सामने झुकाकर उनको कर देने के लिए भी बाध्य किया। और ये भी ध्यान रखना है कि अब वहाँ पर जो भू राजस्व का निर्धारण है और कर वसूली का, वो अब किसके पास में आ गया है, राज्य के पास में आ गया और स्थानीय सामंतों से छीन लिया गया है। क्योंकि पहले स्थानीय सामंत ही कर लेते थे, अब सीधा राज्य लेने लगे
और जो सामंत थे, जो भूस्वामी या अमीर लोग या ज़मींदार थे, उनको भी कर देने के लिए बाध्य किया गया, ध्यान रखना है। तो जो सामंत थे उन सामंतों को भी कर देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, कर देने के लिए क्या किया गया, बाध्य। तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि दिल्ली जो सल्तनत है, साम्राज्य है, वो किस प्रकार बढ़ रहा था। उदाहरण के तौर पर जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने जिस प्रदेश पर अपना अधिकार किया है, वहाँ जो सामंत थे, जो अमीर लोग थे, जो जमींदार या भूस्वामी थे, उनसे वो सत्ता हासिल कर ली, उनको सत्ता मानने के लिए बाध्य किया गया। और पहले वो खुद कर वसूलने का काम करते थे, राजस्व निर्धारण का काम करते थे। अब वो सारा राज्य के हाथ में आ गया। उनको भी, जो ये अमीर लोग जो कर लेते थे पहले उस प्रदेश में, उस इक्ता में, वहाँ पर अब ऐसा हुआ कि इनको भी कर देने के लिए बाध्य किया गया और इनको भी कर देना पड़ा। तो ये बड़ी बात है कि किस प्रकार से इनके अधिकार छीन लिए जा रहे थे और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेना बढ़ रही थी और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अब इतनी कंडीशन ख़राब हुई इन सामंतों की कि इनको दिल्ली के अंदर सुल्तान के आगे अधिकारी के रूप में नौकरी करनी पड़ी, वो भी राजस्व निर्धारण का या कर वसूलने का हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन लोगों की ख़राब होती जा रही थी। दिल्ली के जो सुल्तान है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते कर भी वसूलते थे। और कर हैं वो 3 प्रकार से लिए जाते थे। 3 प्रकार का कर दरअसल एक किसी भी प्रदेश पर लिया जाता था। वो कौन कौन सा है? तीन प्रकार का कर वसूला जाता था। इसमें जो पहला है वो है कृषि पर। कृषि पर जो कर लिया जाता था वो ध्यान रखना है 50% लिया जाता था। मतलब अगर कोई किसान खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है और उसके खेत के अंदर मान लो कि 20 बोरी अनाज हुआ है, तो उसमें से 10 बोरी राजा को या सुल्तान को देनी पड़ती थी। इतना कर उससे वसूला जाता था। दूसरा, मवेशियों पर कर लगता था। मवेशियों का मतलब समझ में आ गया ना, कि जो घर पर पालतू पशु हैं, जिनसे दूध वगैरह घी निकाला जाता है, जिनसे चमड़ा, उनका खाद बनता हो, उनके मांस का प्रयोग हो, वो जो पालतू पशु हैं जो चारा खाते हैं, दरअसल उन मवेशियों पर भी क्या लगता था? कर लगता था। और 3 नंबर जो तीसरा कर था वो था घरों पर कर। तो घरों पर भी क्या लगता था? कर लगता था। तो दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने ये कर लगाए थे, ध्यान रखना है आपको। और ये जो कर हैं वो 3 प्रकार के होते थे। दरअसल जो कृषि पर जो कर था उसको खराज कहते थे। क्या बोलते थे? खराज। कर का नाम है खराज कर। तो खराज कर कृषि पर जो लगाया जाता है उस कर को कहते थे। वे कृषि पर जो कर लगाया उसको खराज कहते थे। बाकी मवेशियों पर और घरों पर जो कर होता था इसका सामान्य नाम है। तो 3 प्रकार से ये कर थे, जिसमें कृषि पर जो 50% दिया जाता था उपज का, जितनी उपज हुई है, जितना उत्पादन हुआ उस पर 50%। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हुई होगी कि अपन क्या समझ रहे हैं और क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है और समझनी है कि जो बात है वो दिल्ली साम्राज्य किस प्रकार बढ़ रहा था, उनका जिन प्रदेश पर अधिकार हुआ है उनकी वहाँ पर कैसे प्रशासन व्यवस्था चल रही थी। जो अपने समझा है कि वहाँ पर इस प्रकार से अधिकारी नियुक्त करते लेते थे, वहाँ पर इस प्रकार से कानून व्यवस्था चलाने का काम करते थे, वहाँ पर जो कर लगाए जाते हैं वो किस प्रकार से लगाए जाते थे। तो इनकी बात अपने कर ली, लेकिन ये उन पर लगाए जाते थे जहाँ पर इनका अधिकार है। लेकिन भारत के अंदर काफ़ी ऐसे प्रदेश हैं जिन पर इनका अधिकार नहीं है। तो वहाँ पर क्या सिस्टम था? बंगाल जैसे प्रदेश है तो वो दूर पड़ता था, ठीक है, तो वहाँ पर उनका अधिकार नहीं था। दक्षिण भारत के अंदर उनका अगर अधिकार था, लेकिन दिल्ली के आसपास प्रदेशों पर जब इनका साम्राज्य बढ़ रहा था और वहाँ संभालने की कोशिश की जा रही थी, तब दक्षिण भारत में काफ़ी राज्य इनसे वापस अलग हो गए थे। और यहाँ तक कि
यहाँ हुआ कि जो गंगा नदी है उसके आसपास जो जंगल है उसके अंतर्गत भी जहाँ पर सैनिक नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर भी स्वतंत्र एक तरह से प्रदेश रह रहे थे। स्थानीय लोग वहाँ पर अपना अधिकार कर चुके थे और वो स्थानीय रूप से ही अपना प्रशासन चला रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के साम्राज्य को बढ़ाने की और ज़रूरत थी। अभी दिल्ली साम्राज्य पूरे भारत पर नहीं फैला है, तो सब सुल्तानों की ये हमेशा कोशिश रही है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसने दक्षिण भारत के अंदर यहाँ तक कि अनेक जो तंजावुर इलाके हैं, वारंगल प्रदेश हैं गुजरात के अंदर, और मांडू प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी उनके अधिकार करने के लिए उन्होंने चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवान और जालौर पर आक्रमण किए और सैनिक अभियान भेजे। इसका मतलब उनकी जो ख्वाहिश थी कि हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएं और इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने हर प्रकार से प्रयास किया। ये बात आपको समझनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्रदेशों पर अधिकार नहीं था। जैसे अगर हम बात करें कि जो बंगाल प्रदेश हैं वहाँ पर इनका अधिकार नहीं है, बंगाल प्रांत पर, क्योंकि ये दिल्ली से दूर पड़ता है। अगर हम बात करें जैसे मान लो दक्षिण भारत इस प्रकार का है और अगर यहाँ पर दिल्ली है तो यहाँ पर बंगाल है, इस प्रकार से ये जो नदी है, तो यहाँ जो बंगाल है तो दूर पड़ता था, तो यहाँ पर इनका अधिकार नहीं है। अगर दक्षिण भारत के अंदर जिन इलाकों पर हैं, ये जब सैनिक अभियान वापस चले गए तो वहाँ पर भी स्वतंत्र हो गए। और यहाँ तक कि जो गंगा नदी है उसके बीच में जो जंगल हैं, उन जंगलों के अंदर भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ही स्वतंत्र रूप से स्थानीय लोग शासन कर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पर सैनिक नहीं जा सकते हैं, वो अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं, सैनिकों की संख्या कम पड़ रही है। इसलिए शासकों ने अब ये समझा कि हमको अगर इन इलाकों पर अधिकार करना है तो अब क्या करना पड़ेगा कि सैनिकों को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि दिल्ली है, इनका अधिकार यहाँ 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 है, सब जगह पर तो नहीं है। अगर सब जगह पर इनका अधिकार नहीं है तो इनकी जो ख्वाहिश है विस्तारवादी नीति के तहत कि हम इन सभी प्रदेशों पर अधिकार करें, इसलिए इन्होंने चाहा कि हम अपने सैनिकों को बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे इलाके थे जहाँ पर इनका अधिकार नहीं था, क्योंकि वहाँ जंगल थे और जंगल के अंदर सैनिक जा नहीं सकते हैं, उनको जाने में थोड़ी तकलीफ़ें होती हैं। और जितना भी हो सके उन्होंने कोशिशें की और उन जगहों पर, इलाकों पर उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ के सामंतों को अपने अंडर में लिया और इस प्रकार से अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया। अब अपने ये समझेंगे किस प्रकार इन पर आक्रमण हुए। दिल्ली साम्राज्य जैसे बढ़ रहा था उस समय, तो क्या विदेशी आक्रमण नहीं हुए उस पर? तो बिल्कुल हुए हैं, तो उसकी बात करेंगे। बात करते हैं 1219 के समकक्ष, जो दरअसल जो चंगेज़ खान था मंगोलों का जो नेतृत्व करने वाला, 1219 के अंदर उसने ईरान के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर उसने अधिकार जमा कर लिया, वहाँ पर हमला भी किया। जो आजकल ट्रांस ऑक्सियाना जो जगह है, जिसको उस समय ट्रांस ऑक्सियाना जगह बोलते थे और आधुनिक उसका नाम है उज़्बेकिस्तान, वहाँ पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद में दिल्ली पर उसने धावा बोला। दिल्ली पर भी उसने अनेक बार आक्रमण किया। दिल्ली के समय उस समय जो सुल्तान थे उन्होंने इन आक्रमण को संभालने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की इच्छा की और उनका मेन उद्देश्य अब था कि सैनिक की जो व्यवस्था है और जो सैनिक शक्ति है उसको सुदृढ़ करें, ताकि क्या हो सके, किसी भी हमले को रोका जा सकता है। तो एक तरह से वो उनके सामने चुनौती थी कि किस प्रकार हम अपने सैन्य शक्ति को आगे बढ़ाएं और शक्ति को और आगे बढ़ाते हुए सैनिकों को हमला से बचाने की ट्रेनिंग दी जा सके और इस प्रकार से व्यवस्था की जाने लगी। तो अब हमको ये समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाहर से जो आक्रमण हुए मंगोलों के, उनको किस प्रकार से संभाला है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन बात करते हैं कि जो चंगेज़ खान था, जो मंगोलों का नेतृत्व करने वाला था, मंगोल जो जाति थी, मंगोलों का नेतृत्व करने वाला। जैसे हम अगर विश्व की बात करें तो जो मंगोल जाति कहाँ पाई जाती है? चाइना के ऊपर। जैसे मान लेते हैं कि ये मैं यूरोप बना रहा हूँ, आपको थोड़ा ये जो चित्र है, मानचित्र थोड़ा माइंड में लेना है। ये मैंने नेपाल बनाया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका अफ्रीका है और इस प्रकार से अगर मैं ये बताऊँ तो यहाँ पर आपका भारत हो गया,
ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। अपन को इतना नहीं बढ़ाना, अपन को समझना है कि मंगोल जाति कहाँ थी। ये भारत हो गया इस प्रकार से, यहाँ पर ये नेपाल हो गया और इस पर बीच में ये भूटान, ठीक है। तो ये भूटान, अब ये यहाँ पर चीन है, ठीक है। और चीन के ऊपर इसका चीन देश हो गया, इसके ऊपर मंगोलिया देश है। तो यहाँ जो जाति थी वो थी मंगोल जाति, ठीक है। तो यहाँ पर जो मंगोल जाति के लोग थे और इन मंगोलों का नेतृत्व करने वाला कौन था? चंगेज़ खान। इन्होंने क्या किया, ईरान जो यहाँ पर आया हुआ है, इस ईरान के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर, ठीक है, यहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ पर क्या किया, हमला किया उन्होंने 1219 ईस्वी में। चंगेज़ खान ने, जो मंगोलों का नेतृत्व करने वाला था, 1219 में इसने इस प्रदेश के अंदर आक्रमण किया। ये जो प्रदेश था जिसको बोलते थे उत्तरी पूर्वी ईरान, ठीक है। लेकिन जिस जगह पर आक्रमण किया, वर्तमान में इसको उज़्बेकिस्तान बोलते हैं। उज़्बेकिस्तान, ठीक है, वर्तमान में ये नाम है। अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो ट्रांस ऑक्सियाना, मतलब पहला जो प्रदेश था उस समय प्राचीन नाम तो ये था, वर्तमान में ये नाम है। और ये जो इलाका है वो ईरान के उत्तरी पूर्वी इलाका है, वर्तमान में ये देश है उज़्बेकिस्तान। मतलब ये हुआ कि 13वीं शताब्दी में बाहर से आक्रमण होने वालों में जो मंगोल जाति थी उसका आक्रमण सबसे पहले ईरान के इस प्रदेश पर हुआ। ये बात हमने समझ ली, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी जान लिया है कि अभी जो मंगोल जाति थी, चंगेज़ खान नेतृत्व करने वाला, तो ईरान के इस इलाके पर आक्रमण करने के बाद में इसने दिल्ली पर हमला किया। और दिल्ली की उस समय जो भी सुल्तान बने, उन्होंने इस हमलों को कम करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए। और उन प्रयासों में सबसे पहले अपन अलाउद्दीन खिलजी के पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए इन हमलों को बचाने के लिए, किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं उन्होंने चलाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने बताई है कि 1219 ईस्वी में, मतलब 13वीं शताब्दी में मंगोलों का नेतृत्व करने वाले चंगेज़ खान ने ईरान के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर, ट्रांस ऑक्सियाना जो उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पर आक्रमण किया और फिर दिल्ली पर भी हमला किया। तो उस समय दिल्ली के जो भी सुल्तान थे उन्होंने आक्रमण को झेला, लड़ाई हुई, कहीं जीते कहीं हारे। लेकिन उसी दौर में अनेक हमले होते गए, लगातार होते गए। और इन्हीं हमलों को याद करते हुए हमें अब आपको ये समझना है कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इस हमलों को रोका है और उनका सामना किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी, कहीं खिलजी होता है और खिलजी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम में खिलजी भी बोल सकते हैं और खिलजी भी बोल सकते हैं। तो अलाउद्दीन जो खिलजी या खिलजी था, इसने किस प्रकार मंगोल के आक्रमण को रोका, किस प्रकार की व्यवस्था की, तो उसको समझेंगे। पहली बात है कि जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था तो उस पर 2 बार आक्रमण हुए। कितनी बार आक्रमण हुए? 2 बार आक्रमण हुए। वो आक्रमण कब कब हुए इसकी भी बात कर लेते हैं। एक तो हुआ 1299 ईस्वी में और एक 1300 ईस्वी में। तो आपको पहली बात ध्यान में ये रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान था उस समय मंगोलों का जो आक्रमण हुआ है वो उस पर 2 बार हुआ है, 1299 में और 1300 ईस्वी के अंदर। ये बात आप बिल्कुल याद रख सकते हो और ध्यान भी रखनी है आपको। लेकिन इन आक्रमणों को सामना करने के लिए दरअसल अलाउद्दीन खिलजी को ये भी पता था कि बाहर से आक्रमण होंगे। और जब उसने सैनिक अभियान किए तो उसके तहत अपनी सैनिकों को भी आगे बढ़ाया, उनकी व्यवस्थाएं ढंग से की और उनकी संख्या में बढ़ोतरी की। तो जब इन बाहर से आक्रमण होने लगे तो इसी डर से कहीं हमारे इस दिल्ली साम्राज्य पर किसी की आँच नहीं लगे और इसको खतरा उत्पन्न नहीं हो,
इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन आक्रमणों को रोकने के लिए सैनिकों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की, सैनिक जो अभियान थे उनको बढ़ाया उन्होंने। तो अपन जो समझ रहे हैं कि जब 2 बार आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को में बढ़ोतरी की। ठीक है, तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब 2 बार आक्रमण हुआ उस समय सैनिकों की संख्या में उन्होंने बढ़ोतरी की, और यहाँ तक कि उन्होंने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक जगह को गैरिसन शहर बसाया, सीरी नाम का गैरिसन शहर बसाया। तो तीसरा जो कार्य है कि उन्होंने सीरी नामक एक गैरिसन शहर बसाया। ठीक है, तो जो 2 बात, तीसरी बात जो आपको याद में रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर को बसाया, और इसको आप याद रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ तक कि उन्होंने पेट को भरने के लिए, सैनिकों के पेट को भरने के लिए, इस बात को आप ऐसे करेंगे कि सैनिकों का पेट भरने के लिए जो गंगा नदी का दोहाब है, वहाँ जो किसान थे, यमुना और गंगा नदी, वहाँ के आसपास में जो भी किसान थे उन पर उन्होंने कर वसूला, वहाँ से अनाज दिया और सैनिकों के पेट भरे उन्होंने। भाई सैनिक बढ़ाएंगे तो सैनिकों का वेतन दिया जाना जरूरी है, सैनिकों का पेट भी बढ़ना जरूरी है। तो ये निर्भर कहाँ थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दरअसल इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र हैं, वहाँ के आसपास में जो किसान हैं उन पर उन्होंने 50% उपज का कर वसूला, और इस प्रकार से सैनिकों की समस्या का सॉल्यूशन किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे सैनिकों का पेट भरा जा सकता है। और वहाँ से उन्होंने जो भी कर लिया, उन कर से सैनिकों का वेतन दिया जाने लगा, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे सैनिक जिस जगह पर रह रहे थे वो अपने खाने पीने की जो सामग्री हैं, व्यापार की चीज़ें हैं, उनको बाहर से मंगाते थे, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि सैनिकों के वेतन के लिए उन्होंने व्यापारियों से सामान खरीदा, और दरअसल उस समय सैनिकों से ज़्यादा कीमत में व्यापारी सामान बेचते थे, तो उन कीमतों पर नियंत्रण भी उन्होंने लागू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के इसी दौर में, इसी बातों में आपको ये भी याद रखना है कि उन्होंने सैनिकों को ने व्यापारियों से आवश्यक सामान खरीदते, और जब ये लगा कि जो व्यापारी लोग हैं वो क्या करने लगे थे, कीमतों में बढ़ोतरी करने लगे थे। ठीक है, जब कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि इससे हमारे सैनिक नाराज़ हो जाएंगे, वो अपना सही ढंग से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, सैनिकों को सही ढंग से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आवश्यक सामान नहीं मिल रहा है। तो कीमतों को कम करने के लिए उन्होंने व्यापारियों पर नियंत्रण रखा और कीमतें कम की। इसलिए तो कीमतों की जो दर है इस पर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इस नियंत्रण की वजह से कीमतों में गिरावट हुई और वस्तुएं
सस्ती हुई और इससे अब व्यापारी से सैनिक आराम से कोई भी आवश्यक रूप से जो भी सामग्री उनको खरीदनी चाहिए वो खरीदते थे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और दरअसल अगर कोई व्यापारी जानबूझकर कीमत बढ़ाता, इस जो दर निश्चित की गई नियंत्रण में, उन्होंने जो कीमतों की दर निश्चित की कि भाई किस चीज़ की कितनी कीमत होनी चाहिए, तो दर की जो कीमत है वो कीमतें उन्होंने एक फिक्स कर ली और उन पर नियंत्रण था। यदि कोई अधिकारी या कोई व्यापारी इन दरों का उल्लंघन करता था तो ये अधिकारी ध्यान रखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यापारी क्या कर रहे हैं, इन दरों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस वस्तु का जितना रुपया होना चाहिए वो उनसे ज़्यादा रुपया ले रहे हैं, तो उनको सज़ा भी मिलती थी। क्या मिलती थी उनको? सज़ा। तो उन व्यापारियों को क्या मिलती थी? उन व्यापारियों को सज़ा मिलती थी। ठीक है। इसके अलावा ये जो इनके काम थे अलाउद्दीन खिलजी के, सैनिकों पर जो आक्रमण हो रहे थे मंगोल के, उनको रोकने के लिए उन्होंने किस प्रकार शहर बसाया, पेट भरने के लिए कौन सी व्यवस्था है कि किस प्रकार कर वसूला उन्होंने, कौन कौन से आक्रमण हुए, किस प्रकार सैनिकों की संख्या व्यवस्थित रूप से स्थायी रूप से खड़ी की। और इनको देखते हुए इतिहासकार कहते हैं कि ये जो प्रशासनिक काम था काफ़ी सफल हुआ है। तो ये जो काम है अलाउद्दीन खिलजी का, इतिहासकार इस काम को, इस प्रशासनिक कदम को, इस प्रशासनिक कदम को सफल मानते हैं। क्या मानते हैं? सफल, कि भाई बिल्कुल इसने सही किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाहर से आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमण को रोकने के लिए ये जो कदम उठाए हैं, जिनकी अपने बात की कि कब आक्रमण हुआ, सैनिकों को खड़ा किया, श्री नामक जगह पर गैरिसन शहर बसाया। गैरिसन शहर का मतलब समझते हो ना, सैनिकों को रक्षा करनी, किलेबंदी करना। ठीक है। तो वो प्रदेश जहाँ सैनिक रहते हैं और उनकी रक्षा की किलेबंदी की होती है, उस शहर को गैरिसन शहर कहते हैं। तो श्री नामक जगह पर एक शहर बसाया। सैनिकों के पेट भरने के लिए उन्होंने किस प्रकार से किसानों से कर वसूला, उनकी उपज का 50% लिया और कर वसूलते ही अपने सैनिकों का पेट भरने की व्यवस्था की गई। व्यापारियों पर दर, जो कीमतों की दर है, उनको नियंत्रण रखा, फिक्स किया गया। जिन्होंने उल्लंघन किया उनको सज़ा मिली। तो ये जो काम है, इस काम को इतिहासकारों ने कहा कि बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो काम किया है बिल्कुल सही किया है। तो इतिहासकार इस बात को सफल मानते हैं। और दरअसल इतिहास के अंदर ये बात हमेशा साबित होती है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो भी प्रशासनिक काम थे, उन कामों में उनको सफलता मिली और सफलता मिलने की वजह से उन्होंने मंगोलों के आक्रमणों को रोका और अपने साम्राज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। बाकी अपना आगे और बात करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।